जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशन आई या हमारे सामने खबर आई कि पाकिस्तान, ईरान और चाइना के बीच में एक डील हुई है। डील है काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए या काउंटर टेररिज्म के लिए। काउंटर टेररिज्म का मतलब क्या कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लेवल पर ऐसा चाइना को लग रहा है कि पाकिस्तान और ईरान वाले उस टेरिटरी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ टेररिज्म बढ़ रहा है और इसीलिए तीनों देशों को एक साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों देश जो हैं वो टेररिज्म से परेशान हैं, पीड़ित हैं। और क्योंकि तीनों देश टेररिज्म से पीड़ित हैं, इसीलिए तीनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन देखो, साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, हमारे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंडिया के मामले में बात आती है। क्या इंडिया के लिए इस मामले में कोई प्रॉब्लम्स हैं? मैं इसी चीज़ पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या इंडिया के लिए टेंशन्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ माना कि चाइना इंडिया का एक राइवल है। ये भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया का तगड़े वाला दुश्मन है, जन्मजात दुश्मन कह सकते हो, कि जब से वो पैदा हुआ है तब से हमारे से दुश्मनी रख रहा है। लेकिन क्या जेन्युइनली बाकी देश भी इसी तरीके से, मतलब ईरान भी इंडिया का दुश्मन बन जाएगा? मैं इस चीज़ के ऊपर एक एनालिसिस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट के दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें जल्दी से जल्दी। दूसरा दोस्तों, अब हमारी जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के नोट्स या जो इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स मैं अपने ग्रुप्स पर शेयर करना शुरू कर चुका हूं। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स में क्लिक करें और उन ग्रुप से जुड़ें। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है ईरान और पाकिस्तान और चाइना की एक तिगड़ी। मैप के ऊपर देखते हैं। यहां हमारे सामने ये मैप है। अब अगर इस मैप को देखा जाए तो हमें एक चीज साफ समझ में आती है कि हमारे चारों तरफ जो है वो एक एनिमी कंट्रीज ग्रुप तो मौजूद है। उसमें सबसे पहला एनिमी पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरा एनिमी यहां पर आप देखेंगे चाइना, और इस चाइना के लिए इंडिया सबसे बड़ा थ्रेट है और इंडिया के लिए चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। हालांकि चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और इंडिया भी वैसा ही जवाब चाइना को घेरते हुए दे रहा है। अब समस्या कहो या जो भी दूसरा मामला वो ये है कि इंडिया ने अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दुश्मन के पीछे अगर बैठा हुआ है तो कोशिश करो वो भी तुम्हारा दुश्मन बन जाए। कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर आरोप है। मैं इस चीज को मान नहीं सकता कि इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है, और मुझे ऐसा कहते हुए थोड़ा सा हंसी भी आ जाती है। और लेकिन मेरे को कहना पड़ेगा क्योंकि भारतीय हूं भाई, कि इंडिया का किसी भी देश के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी क्रिएट करने में कोई हाथ नहीं है। मैं ये मानकर चल रहा हूं। इंडिया एक शांति प्रिय देश है जो हर मामले को शांति से निपटाना चाहता है। उसमें पाकिस्तान हम पर भले ही कितनी मर्जी परेशानी क्रिएट करे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। एक भारतीय होने के नाते मेरा ये दावा है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया जो बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाली बात है, पाकिस्तान ने दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पाकिस्तान का जिसे हम बैकयार्ड कहते हैं, इस बैकयार्ड के अंदर ही एक टेररिस्ट आउटफिट वाली गवर्नमेंट जो है वो बैठ गई। और मजे की बात ये, पाकिस्तान इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कह रहा था। उससे ज्यादा मजे की बात ये कि चाइना ने इसी तालिबान की गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट किया, इनको बनाए रखा, इनको खड़ा किए रखा, इनको गिरने नहीं दिया, क्योंकि चाइना के उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे। अब जैसे ही अमेरिका गया, तालिबान वहां पर खड़ा हो गया। तालिबान एक वीक स्टेट है, और मजे की बात यह कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, तालिबान की आज उसी पाकिस्तान से नहीं बन रही है। समझिए इस चीज को, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया उसी तालिबान से आज के दिन नहीं बन रही है, क्योंकि तालिबान इस बार
अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना चाहता है, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तालिबान को अपना पिछलग्गू बनाकर रखना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तालिबान को काउंटर करने के लिए, तालिबान को बैलेंस बनाए रखने के लिए IPKF नाम की, ISKP नाम की, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस नाम की एक और फौज खड़ी कर दी गई। और कोई बड़ी बात नहीं है, उस फौज को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया हो, ISI की कोवर्ट और विंग ने खड़ा किया हो, ताकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से तालिबान को कब्जे में रख सके और तालिबान को मेंटेन किए रख सके, दबाए रख सके, मैनेज किए रख सके। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी। इसका काउंटर अटैक ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर आज के दिन तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ यहां ये जो बलोच टेरिटरी है, इस बलोच रीजन को भी खड़ा कर दिया। अब आप सोच कर देखो, बलोच रीजन को खड़ा कर दिया, यानी बलोच टेरिटरी को खड़ा कर दिया, और साथ में तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खड़ा कर दिया इस रीजन में। अब समस्या ये है कि पाकिस्तानियों को कैसे ना कैसे, पाकिस्तानी तालिबान को बेवकूफ समझते थे, लेकिन तालिबान को एक बात समझ में आई कि पाकिस्तान की असली स्ट्रेंथ पहले अमेरिका था, इसलिए तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था जो भी था। लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान की असली स्ट्रेंथ अमेरिका नहीं है, बल्कि असली स्ट्रेंथ है चाइना। तो अब और चाइना से आने वाला पैसा, चाइना से मिलने वाला पैसा, तो जब तक चाइना से पैसा आता रहेगा, लगातार चाइना से पैसा मिलता रहेगा, ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। और पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो, मतलब पाकिस्तान तालिबान को परेशान किए रखेगा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि साफ तौर पर यह कह रहा है कि जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में तालिबान रूल एस्टेब्लिश किया, वैसा ही रूल पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिश होगा, चाहे कुछ हो जाए। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए चाइना पर अटैक करना शुरू किया, ताकि चाइना से आने वाला पैसा पाकिस्तान को मिलना बंद हो जाए और पाकिस्तान जो है कैसी भी सिचुएशन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाए। यहां चाइना ने ग्वादर पोर्ट से लेकर और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए लगभग 72 बिलियन डॉलर के आसपास दे रखा है। और ये पैसा आज के दिन इतना है जितना पाकिस्तान की टोटल GDP है, उससे भी ज्यादा। अब ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे कि चाइना को इस पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है, चाइना को ये पैसा डालने की ही क्या जरूरत है? तो सीधी सी बात है, चाइना की एक सबसे बड़ी कमजोरी अगर आप लोग आज के दिन देखें तो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी यहां मलक्का डायलेमा है। मलक्का स्ट्रेट के अंदर चाइना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर है वो ये कि मलक्का के अंदर सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में है। यहां अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर इंडियन नेवल फोर्स प्रेजेंट है, अब तो एयर फोर्स बेस भी बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेस भी वहां प्रेजेंट है। और यहां ये कह सकते हैं कि ये एक थिएटर कमांड कह सकते हैं है कि एक पूरी की पूरी थिएटर कमांड यहां पर एस्टेब्लिश कर दी गई है। अब आप सोचकर देखो, यहां इंडिया का थिएटर कमांड मौजूद है और चाइना का लगभग 70% ट्रेड, और ये चाइना का 70% ट्रेड ऑयल, गैस, यूरोप से लेकर एशिया से लेकर अफ्रीका तक, मिडल ईस्ट तक, सब जगह यहीं से जा रहा होता है। हालांकि चाइना ने पूरी कोशिश करी इंडिया को घेरने की, इंडियन ओशियन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर, लेकिन इससे कुछ खास हो नहीं पाया, क्योंकि इंडिया यहां पर इतनी ज्यादा मजबूत सिचुएशन में है कि इंडिया के चारों तरफ जितने भी यहां छोटे देश हैं, वो कोई भी इंडिया के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात, चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी थी, पहले नाम आया चेक बुक पॉलिसी, यानी जो भी फालतू बोले या जो मांगे चेक दे दो। फिर आया डेट ट्रैप पॉलिसी, यानी उसे कर्ज के जाल में फंसाओ।
लेकिन तीसरी तरफ ये आया है काउंटर डेट ट्रैप पॉलिसी, यानी उस डेट ट्रैप को, उस कर्ज के जाल को खत्म करके उस देश को बाहर निकाला जाए। इंडिया ने काफी हद तक मालदीव्स में इस चीज के अंदर सक्सेस ले ली है, यानी उसे सक्सेस मिल चुकी है, लेकिन श्रीलंका से लेकर दूसरी जगहों पर इंडिया को ऐसी सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अब यहां पर इंडिया कोशिश में लगा हुआ है। बांग्लादेश के मामले में इंडिया काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। बांग्लादेश के मामले में इंडिया कमजोर नहीं पड़ रहा, बड़ी मजबूती के साथ सिचुएशंस को कंट्रोल करके खड़ा हुआ है। अब यहां इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक अल्टरनेट रूट तैयार किया। उसके दो बेनिफिट्स थे। अल्टरनेट रूट के सबसे पहला बेनिफिट ये था, ये काशगर से लेकर और यहां ग्वादर तक पूरा का पूरा एक पोर्ट है, तो मतलब एक पूरा सीपैक रोड बनाया जा रहा है। ऐसे ही सितवे से लेकर कुनमिंग तक एक पोर्ट बनाया जा रहा है म्यांमार के थ्रू। अब दोनों मामलों के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी अल्टरनेट मलक्का स्ट्रेट वाला और म्यांमार के अंदर भी अल्टरनेट मलक्का स्ट्रेट वाला। इंडिया की शुरू से प्रॉब्लम रही है कि इंडिया म्यांमार के साथ स्ट्रांग रिलेशंस बना पाने में सक्सेसफुल नहीं रह पाया है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस डीप रूट्स की फॉर्म में बहुत ज्यादा है। इसीलिए अब यहां चाइना अब एक नया प्लान बना रहा है, और नया प्लान क्या है दोस्तों? नया प्लान यहां पर यह है, और उसकी शुरुआत लगभग 2019 के आसपास से हो गई थी, कि यहां इस ईरान को भी अपने साथ इस ग्रुप में मिला लिया जाए। इससे क्या होगा? ईरान अगर चाइना के साथ आ जाता है और पाकिस्तान भी ईरान के साथ आ जाता है, और दोनों के दोनों अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म कर लेते हैं, तो सोच कर देखिए, इंडिया की जो अफगानिस्तान के अंदर डिप्लोमेसी है और इंडिया की इस सेंट्रल एशिया के अंदर जो डिप्लोमेसी है, ये सारी की सारी जो डिप्लोमेसी है ये हो गई खत्म। क्योंकि सोच कर देखिए, इमेजिन कि इंडिया को अब अफगानिस्तान तक पहुंचने में कौन सा रूट लेना पड़ेगा, और पॉसिबली वो रूट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे ईरान अभी कहां जाके गोद में बैठ गया। सोच कर देखिए, इंडिया का टोटल रेवेन्यू कितना है? इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज है 400 to 500, चलो 600 BC बिलियन के आसपास है, यही ना। आप कहोगे 500 से 600 बिलियन में मानता हूं, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 500 के 600 के बीच में घूम रहा है। आप समझिए, चाइना ने ईरान में 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, यानी इंडिया का जितना टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उतना अकेला चाइना के पास है। चाइना सिर्फ ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रहा है। अब इंडिया उसके कंपैरिजन में ईरान को कितना इन्वेस्टमेंट दे देगा? इंडिया ने ऑफर किया 20 मिलियन। भाई 20 रुपए 400 रुपए में क्या फर्क है ये आप बता सकते हो। 20,000 और 4 लाख रुपए में क्या फर्क है वो आप बता सकते हो। तो 20 मिलियन और 400 मिलियन में क्या फर्क, बिलियन में क्या फर्क है वो आप बता सकते हो। वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। इंडिया इस मामले में काउंटर नहीं कर सकता, और पॉसिबली इसीलिए ईरान भी चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता, चाइना की बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। यही एक रीजन है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। तो यही एक कारण है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में दोस्ती करवाई गई। दोनों के ने एक दूसरे के देश में क्या नाम है एम्बेसी खोली और सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने की तरफ आगे बढ़े। ये चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस दिखाई दिया। अब यहां अच्छा, टर्की के मामले में भी फ्लिप फ्लॉप वे चल रहा है। आज के दिन टर्की भी अमेरिका को उसी लेवल पर आंखें दिखा रहा है जो किसी टाइम पर ईरान दिखा रहा होता था, और टर्की ने भी अमेरिका को फंसा के खड़ा कर दिया। और टर्की के अंदर भी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का है। इसी दम पर टर्की भी उछल रहा है। अब आप सोच कर देखिए, इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान के अंदर सीपेक, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट,
टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेजेस। नतीजा क्या, चाइना का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ा कि यहां अगर आप इसमें यहां पर भी देखेंगे तो म्यांमार के अंदर, सोचिए चाइना ने म्यांमार के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस जबरदस्त बढ़ा रखा है। इंडिया के पैर नहीं जमने दे रहा। हालांकि थोड़ा बहुत इंडिया कर पा रहा है लेकिन पैर नहीं जमने दे रहा। और इसी तरीके से अगर हम लाओस और कंबोडिया को देख लेते हैं तो कंबोडिया के अंदर तो यहां तक हुआ कि यूएस आर्मी ने जो मिलिट्री बेस बनाया था, सोच कर देखिए, कंबोडिया ने उसे तोड़कर, यूएस आर्मी ने एक बेस बनाया था, उसे तोड़कर कंबोडिया ने उठाकर चाइना को दे दिया। ये हाल है। अब आप सोचकर देखो, श्रीलंका का हाल भी सबको पता है कि कहीं ना कहीं चाइना यहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। नेपाल के अंदर भी आए दिन कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है इंडिया के साथ लेकर। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री आए उन्होंने जो सजेशन दी उस मामले में लोगों को हंसी आ रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमें दे दो। मतलब इतना इलॉजिकल पार्ट के सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमें दे दो। वो असल में या तो क्या नाम है, ऊपर जो लिम्पुया दूरा वगैरह है उस पर बात ही नहीं करना चाहता, या फिर वो ऐसी डिमांड रखना चाहता है कि इंडिया हमेशा उस डिमांड को देखते ही बैकफुट पे आए। यहां पर यही तो हुआ है। अब यहां पर अमेरिका को समझ में आ गया। मतलब यहां पर सोचिए, अच्छा ईरान और सऊदी अरेबिया की जब डील हुई तो अमेरिका ने बड़ा एक चालाकी करी। क्या करी, आपने एकदम से सुना होगा, जैसे ही ईरान सऊदी अरेबिया डील होती है, अफगानिस्तान की तरफ से बिना किसी बात के, मैंने यहां पर वीडियो भी बनाई थी, बिना किसी बात पे अफगानिस्तान की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक होता है। तालिबानी फोर्सेस एकदम से ईरान पर चढ़ दौड़ती हैं, लेकिन एकदम से वो खबर ही गायब हो गई। यार लड़ाई शुरू तो हुई थी लेकिन कहाँ हुई पता नहीं, क्या हुआ उस लड़ाई का पता नहीं, समझ में नहीं आया क्या मामला है, कैसे है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। मामला ऐसे ही रफा दफा हो गया। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये कि ईरान सऊदी अरेबिया के डील के अंदर अफगानिस्तान ने ईरान के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, एक वार फ्रंट खोलने की कोशिश करी, लेकिन पीछे से चाइना का प्रेशर आया और वो पूरे का पूरा वार फ्रंट तुरंत हो गया बंद। यानी ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर चाइना पावरफुल होता जा रहा है। और चाइना इस हद तक पावरफुल हो चुका है यहां पर कि अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा। ऐसे में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईरान और पाकिस्तान एक एंटी टेररिस्ट जो है गठजोड़ बना लेते हैं। और उस एंटी टेररिस्ट गठजोड़ के अंदर अगर हम देखें, यहां पर पाकिस्तान भी इस तरीके से बना चुका है। और इस एंटी टेररिस्ट गठजोड़ के अंदर वो असल में कुछ नहीं करेंगे, वो दोबारा से चाइना, पाकिस्तान और ईरान मिलजुल कर अफगानिस्तान को बंधक बनाएंगे, अफगानिस्तान का गला दबाएंगे कि अगर तूने ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक किया या ऐसा तूने कुछ भी किया तो तेरी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। अब आप कहोगे टेररिज्म से फर्क क्या पड़ता है? देखो यार, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो जो बम फोड़ के निकल ले, डराए, कई बार क्या होता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक के लिए टेररिस्ट है, दूसरे के लिए फ्रीडम फाइटर है। अब जानबूझकर हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान और ईरान को परेशान कर रही होगी, दोनों देश मिलकर उन ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे पहले तो अपने देश में ठोकेंगे। और जब ईरान और पाकिस्तान अपने देश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए जब ठोक देंगे तो फिर टारगेट होगा अफगानिस्तान। दोनों मिलकर अफगानिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उन्हें ठोकेंगे। चाइना यहां से इन सबको पैसा देना शुरू करेगा। जैसे ही ये होगा, यहां पर इंडिया ने जो भी अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रखा होगा, सबसे पहले इंडियन सपोर्टेड ग्रुप्स को मारा जाएगा। यहां पर सबसे पहले इंडियन सपोर्टेड ग्रुप्स को मारा जाएगा। अगर ये डील लंबे समय तक चलती है तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो खून खराबा होगा वो इंडियन सपोर्टेड ग्रुप्स का होगा, जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ सिंपैथी रखते हैं, इंडिया से सपोर्ट रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे रखते हैं। अब हुआ क्या, ये सब चीजें हैं, अमेरिका ने उंगली करी और कहीं ना कहीं सरदर्दी इंडिया के लिए खड़ी हो रही। अब हुआ क्या,
अब इंडिया के लिए एक पॉइंट तो यहां पर यह हो गया कि भैया पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में तो था ही, ईरान भी जा रहा है, और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए इंडिया का रास्ता काफी हद तक बंद हो गया, या यूं कहें काफी या बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन इंडिया का ईरान के साथ भी एक अलग ही लेवल का याराना था। वो ये था कि इंडिया जो है, इंडिया ने चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर डेवलप किया। हालांकि इंडिया और ईरान के रिलेशंस कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे, फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में रहे कि कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, और ज्यादातर केसेस में अमेरिका के दबाव में इंडिया को ऐसा कुछ करना पड़ा। खैर, यहां पर चाबहार पोर्ट है, और ये जो चाबहार पोर्ट है, इस चाबहार पोर्ट से आप जैरांज वगैरह होते हुए अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, आप सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। साथ में जैरांज दोलाराम के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से इंडिया ने पहले एक कोशिश करी कि अजरबैजान से होते हुए एक रूट निकाला जाए। हालांकि अजरबैजान ईरान की लड़ाई हो गई तो आर्मेनिया से होते हुए, जॉर्जिया से होते हुए और रशिया, मॉस्को, यूक्रेन, पोलैंड तक के इलाके के अंदर पहुंचाई गई। नतीजा उसका ये था, ये वो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट, नया ट्रेड रूट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर पार्ट की तरह काम कर सकता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में ईरान इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैनिपुलेशन का मामला अगर देखा जाए तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑयल और गैस के नाम पर, लेकिन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने ईरान, सऊदी अरेबिया और बाकी इन सब देशों से तेल लेना काफी हद तक कम किया, और रशिया मेरा भाई है कह के रशिया से सस्ता वाला तेल खरीदा जा रहा है। इसकी चिढ़ कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और ईरान को भी होगी। मेरा ओवरऑल मानना यह है कि हालांकि इंडिया बहुत बड़ा कस्टमर भी है, चाइना भी बहुत बड़ा कस्टमर है, दोनों ईरान, सऊदी अरेबिया इंडिया को नाराज नहीं करना चाहेंगे, और इंडिया अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर ये डील अगले लगभग एक दशक या 10 साल भी चली, और लगभग और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती, पहले दुश्मन थे ईरान और पाकिस्तान जो दुश्मन थे, दोनों की दोस्ती लगातार बढ़ती चली गई, तो इंडिया के लिए सरदर्द है। क्योंकि इंडिया का सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से लेकर जो भी आप अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे खटाई में पड़ जाएंगे, वो सारे के सारे मिट्टी में मिलते हुए नजर आ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लिए टेंशन होना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं सिचुएशन को, वो ये है कि ईरान की इस टाइम पर जो पॉलिसी है, देखो बहुत जो रशिया की पॉलिसी है, जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी है, कि वो इस टाइम पर चाइना के साथ खड़े हुए हैं, चाइना के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चाइना की तरह आगे बढ़ते, चाइना के पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोनों की, या इवन सऊदी अरेबिया, ईरान और रशिया की एक पॉलिसी शुरू से रही है, वो कभी भी, खासकर अब के दौर में, खासकर मोहम्मद बिन सलमान हो गया, या ईरान हो गया, या रशिया हो गया, तीनों ने चाइना से सपोर्ट लिया, कॉपरेशन लिया, लेकिन तीनों में से किसी ने भी चाइना की गोद में जाकर बैठने की कोशिश नहीं करी, और इंडिया को फुल्ली इग्नोर करके चाइना की गोद में जाकर बैठने की कोशिश नहीं करी, बल्कि पूरी ताकत के साथ अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखा, और ये कोशिश करी कि अपनी एग्जिस्टेंस इस तरीके से बनाई जाए कि कोई प्रॉब्लम ना, मतलब कि इंडिया और चाइना उस एम्बिट में फिट हो जाएं। थोड़ा सा स्पेस चाइना को ज्यादा, लेकिन इतना फिट भी ना हो, मतलब इतना ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट भी ना हो कि कल को चाइना इसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे। इसीलिए सिर्फ एक ये बेसिक थॉट है जो इंडिया के फेवर में जा रहा है कि अगर ये दोनों देश समझदार हैं, खासकर ईरान समझदार है, तो भले ही वो थोड़ा सा ज्यादा चाइना की तरफ झुके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसने बिल्कुल ही पूरे तरीके से इंडिया को इग्नोर कर दिया। अब वो बैलेंस किस हिसाब तक रहेगा, और उस बैलेंस को बनाए रखने में
इंडिया को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो दोस्तों देखो वक्त बताएगा। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह पाऊंगा कि सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की बनी हुई हैं, और उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर इंडिया टेंशन के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकता। और इस टाइम पर जियोपॉलिटिक्स का जो सेंटर है वो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक का इलाका है। साउथ चाइना सी है, लेकिन चाइना इस पूरे के पूरे बैटल ग्राउंड को शिफ्ट करके यहाँ लेके आना चाहता है कि ताकि साउथ चाइना सी में कम से कम लड़ाई हो और अमेरिका इस इलाके में ज़्यादा उलझे और इंडिया भी इस इलाके में उलझे और इंडिया साउथ चाइना सी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। अब देखो, ये तो जियोपॉलिटिक्स का एक अजम्पशन है जो कि मैंने भविष्य के गर्भ में क्या हो सकता है वो बताया है, लेकिन जो भी है इसे हमें समझना पड़ेगा कि स्टेप्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ जा रहा है। उसी हिसाब से हम चाइना की चाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।